नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के तहलके से बीजेपी हिलती हुई नजर आ रही है और अपने आप को संभालने के लिए फिर वही घिसी पिटी राजनीति पर उतर आई है, जिसमें दो काम प्रमुख रूप से हैं। पहला काम होता है कि गांधी परिवार को निशाने पर लेना और दूसरा काम कि जगहों के नाम बदल देना। आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार दो ही काम तो कर रही पिछले 10 सालों से। गांधी परिवार को निशाने पर लेती है और देश में अलग अलग जगहों के नाम बदल रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये राहुल गांधी का नया अंदाज देखिए, जिसमें राहुल मोहब्बत से डोसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों तेलंगाना में हैं और आज तेलंगाना में उनका आखिरी दिन है। लेकिन राहुल गांधी चलते चलते, जब वो पैदल चल रहे थे, अपनी यात्रा कर रहे थे तेलंगाना में, तो वो एक दुकान पे रुके और ये देखिए डोसा बना रहे हैं। न सिर्फ इन्होंने डोसा बनाया बल्कि खाया भी और खिलाया भी वहाँ लोगों को। तो ये एक अलग अंदाज है राहुल गांधी का। इस अंदाज को आप देखिए कैसे राहुल गांधी डोसा बना रहे। जरा अगर साउंड हो तो साउंड के साथ ले आइए। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी बड़े सलीके से, यहाँ पर संजीदगी के साथ राहुल गांधी डोसा बना रहे हैं और इसके बाद राहुल गांधी ने इस अपने समर्थकों को इस डोसे का स्वाद भी चखाया और एक नहीं कई डोसे वो बनाए और देखिए बना रहे हैं और वहाँ पीछे लोग खा भी रहे हैं। तो राहुल, आज जिन लोगों ने राहुल के हाथों बनाया हुआ ये डोसा खाया होगा वो गदगद हो गए होंगे। मेरी भी इच्छा होने लगी है कि काश मैं भी रहता वहाँ। खैर, आगे कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के लिए भी कुछ ले आऊँगा। आपको बता दूं कि राहुल गांधी 3 दिनों के तेलंगाना दौरे पे हैं और जहां वो आम लोगों से मिलजुल रहे हैं। और आज राहुल की ये यात्रा का आखिरी दिन है और आज राहुल ने विजय भेरी यात्रा में जगतियाल नाम की जगह पर रुककर इस डोसे के स्टॉल पर रुके और डोसा बनाने पर भी अपना हाथ आजमाया उन्होंने। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने हाथ का बना डोसा लोगों को खिलाया भी, जैसा पहले बता चुका हूं। और राहुल ने लोगों से दिल खोलकर बात की और बताया कि कैसे बीजेपी ने उनका घर तक ले लिया, लेकिन उनका घर तो अब पूरे हिंदुस्तान में है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जहां लोगों से मिलजुल कर बातें की, अपने दिल की बात शेयर की, और दूसरी तरफ इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और बीआरएस पर और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे थे जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी अपनी यात्रा में, तो सुनिए जरा। भाइयों और बहनों, आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बीजेपी और एमआईएम का यहाँ कुछ मतलब नहीं है, दोनों को खत्म कर दिया है। पहले आपने देखा होगा बीजेपी छाती फैलाई घूमती थी यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी गैस निकाल दी उनकी। आने फोन करके कह रहे भैया हमें कांग्रेस में आने दो, हम कह रहे नहीं। तब उनकी गाड़ी के सारे पहिए उतर गए। अब मामला एक ही है, ये जो बीआरएस की सरकार है इसे हटाना है और लड़ाई कांग्रेस और इनके बीच में है। लड़ाई मोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। तो बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी और एआईएम तीनों दलों को एक साथ निशाने पर ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रचार के आगे ये तीनों दल टिक नहीं पा रहे हैं। तभी तो स्मृति ईरानी ने पलटवार करने की कोशिश में तेलंगाना की जनता से यह कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये समझिए कि ये सीधा भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लिए होगा, क्योंकि निर्वाचित होने पर कांग्रेस के विधायक चुनाव के बाद केसीआर की पार्टी में ही चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने जैसे राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट और फिर केरल के वायनाड से भगाया है, वैसे ही अब तेलंगाना से बीआरएस को भगाना है। बीजेपी को राहुल गांधी के मुकाबले स्मृति ईरानी को ही उतारना पड़ा है और हर जगह अभी बहुत दिनों से स्मृति ईरानी गायब नजर आ रही थी। राहुल गांधी पहले जब भी जुबान खोलते थे, मुंह खोलते थे, तो स्मृति ईरानी और एक और भी हैं, शायद आप लोग एक और भी ऐसे समझ गए होंगे, नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो लेकिन स्मृति ईरानी अब आ चुकी हैं और उनको उतारना पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी भूल गई कि उन्हें वायनाड से अभी हटाया नहीं जा सका है। कह रही हैं कि वायनाड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है, तो वो वायनाड के सांसद हैं, तो कहां हटाया गया। और अमेठी में चुनाव वो हार गए थे, और लेकिन अब स्मृति ईरानी ने अमेठी के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। अब देखिए, यानी बीजेपी घूम फिर से नाम बदलने की राजनीति पर उतर आई है, जो पहले मैं कह रहा था। स्मृति ईरानी केवल एक बार राहुल गांधी को हरा सकी हैं दोस्तों, वो भी अमेठी से, लेकिन इस बार अमेठी में उनकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बीजेपी अब अपने तरकश से कौन सा तीर निकालेगी, ये देखना होगा। बीजेपी की हालत किसी भी राज्य में ऐसे अच्छी नहीं दिख रही है। उधर राहुल गांधी 3 दिनों तक तेलंगाना में, उससे पहले 2 दिनों तक मिजोरम में थे, तो हार थक करके स्मृति ईरानी को यहां अपनी बात रखनी पड़ी और कहना पड़ा कि बीआरएस में चले जाएंगे अगर आप कांग्रेस को जिताएंगे तो, कांग्रेस के विधायक। लेकिन उससे पहले उन्हीं की पार्टी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे उसमें क्या दम नहीं है, और स्मृति ईरानी की बातों में दम है, ये देखना होगा। इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि बीआरएस जो है वो, यानी केसीआर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के कह रहे थे कि मैं एनडीए में आना चाहता हूं, हमारी पार्टी एनडीए में आना चाहती है। तो किसकी बातों में दम है, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए, नरेंद्र मोदी की बातों पर या स्मृति ईरानी की बातों पर, यह जनता को तय करना है। वैसे आज बीजेपी की उधर हम देख रहे हैं कि हालत जो है वो तेलंगाना में अच्छी नहीं है, हालत मिजोरम में अच्छी नहीं है, हालत छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है, हालत जो है वो मध्य प्रदेश में अच्छी नहीं है, और हालत राजस्थान में भी अच्छी नहीं है। और उसी राजस्थान के दौसा में आज एक जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी। उसमें प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है और तंज कसा है कि मोदी अपने नाम पर वोट मांगते हैं, तो क्या वो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी, सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। तो सीधा हमला, यह सवाल पूछा भी जा रहा है। जब सांसद, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ेंगे? और अगर प्रधानमंत्री हर राज्य में जाके कह रहे हैं कि मेरे नाम पर वोट दो, मुझे वोट दो, मेरे नाम पर नहीं बल्कि मुझे वोट दो, तो क्या हर राज्य में वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होने वाली है। ऐसे भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन अपने लिए एक कुर्सी बना ली है। वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी जब राहुल गांधी दिल्ली के ही कीर्तिनगर में पहुंचे थे और वहां उन्होंने वहां के जो कामगार हैं, बढ़ई हैं, उनके साथ वो कुर्सी बनाई थी, टेबल बनाए थे। तो वो कुर्सी राहुल गांधी उठाकर अपने घर ले गए हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो कहा जा रहा है कि वो कुर्सी ले आएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में। खैर, हंसी मजाक की बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां यही है कि देश की राजनीति में, सियासत में नया मोड़ है और इस नए मोड़ की हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने आज तहलका मचा दिया है। तो आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इस तहलके में बीजेपी खुद को संभाल पाएगी और क्या देश की राजनीति जो है, देश की सियासत जो है, वो नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 8 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक साथी सीधे उधर जबलपुर से जुड़े हुए हैं, गजेंद्र इंगले हमारे साथी, और देशबंधु की टीम, डीबी लाइव की टीम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही है, दूसरे राज्यों में भी घूम रही है। अब रोज हर राज्य से बीच बीच में आपके बीच हम पेश करेंगे वहाँ क्या कुछ चल रहा है ये भी। तो गजेंद्र इंगले जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। धीरे धीरे 5 राज्यों के चुनावों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखिए कि यहाँ रोज चर्चा किसकी हो रही है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचेंगे कि नहीं जी आप तरफदारी कर रहे हो,
या इसके दूसरे पहलू को देखिए, दूसरे पहलू को यह देखिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? इन 5 राज्यों में कहीं नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? एक बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेल का उद्घाटन किया है, नए रेल रूट का उद्घाटन किया है। उस रेल का नाम है नमो भारत। अब वो नमो भारत क्या है ये आप सोचिएगा, लेकिन किया है उन्होंने उद्घाटन। और ये हिंदुस्तान का पहला इंटर स्टेट रेल है और मेट्रो की तरह है। अच्छी बात है, सुपरफास्ट होना चाहिए, लेकिन उसका नाम नमो भारत क्यों रखा गया है ये भी एक हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो थोड़ा सा दिमाग में पत्रकारिता वाला जो फितुर है वो चलने लगता है, इसलिए भी वो समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों के जरिए। वहां से अलग अब आते हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश से तो जुड़े हुए हैं ही हमारे साथी, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राहुल गांधी डोसा बना रहे हैं। राहुल गांधी जब और आगे बढ़ते हैं, कुछ तस्वीरें लेके आइए हम लोगों के बीच में, जहां राहुल गांधी जो हैं वो बच्चों महिलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग विजुअल्स हैं राहुल गांधी के। ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्ची है, एक उसको चॉकलेट भी यहाँ खिला रहे हैं। ऐसे कुछ तस्वीरें बहुत सारी आ रही हैं। और जो खबरें आ रही हैं स्वामी जी, वो ये आ रही हैं कि राहुल गांधी की इस 3 दिन की यात्रा ने पिछले जो दो पारी जो अभी खेली है केसीआर ने, उसको मटिया मेट कर दिया है। राहुल गांधी ने इन 3 दिनों में कम से कम 30 विधायक अपने आने वाले समय में और जोड़ लिए। जितने आ रहे थे उसमें 30 और जुड़ गए। वहां के लोग ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं यहां कह रहा हूं। जरा आपकी टिप्पणी इस पे। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी डोसा नहीं बना रहे हैं, अपने विरोधी दल का कचूमर बना रहे हैं और वो राजनीतिक परिस्थिति को बिल्कुल बदल रहे हैं। देखिए, मैं राजीव जी बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं। मुझे जब भी वोट देने में जाऊंगा, जब मैं चुनाव चिन्ह को देखूंगा, मुझे कुछ चेहरे दिखाई पड़ेंगे उसके पीछे। अब ये मेरा दृष्टि दोष है या क्या है, ये तो मैं बाद में पता चलाऊंगा जब बात करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कमल के चिन्ह को देखता हूं, मुझे गौतम अडानी दिखते हैं, और जब भी मैं कांग्रेस के चिन्ह को देखता हूं तो मुझे वो रामेश्वर दिखता है जिससे राहुल गांधी गले मिले थे। मुझे वो स्विगी और जोमेटो के बच्चे दिखते हैं जिनके स्कूटर पे बैठ के राहुल गांधी चले थे। मुझे वो 17-18 साल की बेटियां दिखती हैं जिनके साथ राहुल गांधी स्कूटी पे पीछे बैठे थे। मुझे मिजोरम की वो बच्चियां दिखती हैं जिनकी आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी ने जब उनके साथ सेल्फी खींची, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। मुझे वो लाखों करोड़ों की भीड़ तेलंगाना की दिखी। जब मैं देखता हूं कि मुझे जब वोट देने में जाऊंगा, और मैं ये देश की जनता के मानस को भी देखूंगा कि उन्हें दिखेगा क्या, जब चुनाव चिन्ह दिखेंगे उन्हें दिखेगा क्या उन्हें दिखेगा कि 13 महीने मेरे देश के अन्नदाताओं को किस प्रकार से तड़पाया गया। और ये देखिए कितना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है राजीव जी। जो कोयले का इंपोर्ट हुआ इंडोनेशिया को, उसको ओवर इनवॉइस किया गया और इनवॉइस करके इंडियन कंपनी ने उसको विदेशी कंपनियों को कम दाम में बेचा। विदेशी कंपनी ने बहुत हायर प्राइस पे यहाँ की जो कोल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से उनको बेचा, और वो बढ़े हुए कोयले के दाम का भुगतान मैंने और आपने किया, देश की जनता ने किया। देखिए जिस प्रकार से ये रहस्योद्घाटन हुआ है, ये केवल गुजरात में नहीं हुआ है, ये मेरे हरियाणा में भी हुआ है राजीव जी। क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा था, जब मेरे पास बिजली का बिल आता था उसमें 1500 रुपए एनर्जी चार्जेस पर मंथ लगे रहते थे। मैंने कई बार फोन करके पूछने का प्रयास किया ये एनर्जी चार्जेस क्या हैं। मुझे कहा कि ये नहीं पता, ये ऊपर के आदेश है, एनर्जी चार्जेस ले रहे हैं, बाद में इसके बारे में निर्णय होगा। 1500 रुपए महीने गरीब से गरीब आदमी का हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से शोषण हुआ है एनर्जी चार्जेस के नाम से बढ़ाए हुए बिलों पे, और जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों को, जिसमें चीनी एक निवेशक है, उस पैसे को किस प्रकार से ब्लैक मनी को जनरेट किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, शेल कंपनीज के माध्यम से उस पैसे को हिंदुस्तान में लाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की तारीख में देश की वो गरीब जनता जिसको लूटा गया है, जिसका आर्थिक शोषण हुआ है, जिसके जीएसटी जिससे वसूला गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है, इनकम टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, एमएसएमई को खत्म किया गया है,
लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो लिस्टेड कंपनीज है उनको फायदा दिया गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका बढ़ाया गया है, शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है, देश की 3-4% जनता जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहती है उसको फायदा दिया गया है और देश की जनता को बताने का प्रयास किया गया है इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। लेकिन एमएसएमई को जिस प्रकार से बंद किया गया है उसका शोषण हुआ है, लोगों की नौकरियां छूटी हैं, अदानी जैसी कंपनी केवल 25,000 लोगों को नौकरी देती है। इसका मतलब यह है बेरोजगारी, महंगाई ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्रिएटेड है, इसको बनाया गया है और देश की जनता को केवल 5 किलो अनाज दिया गया है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्तियां सौंप दी गई हैं। देश की गरीब जनता को ये समझना चाहिए, ये जो 5 किलो अनाज का 150 रुपए आपको दे रहे हैं, ये 500 रुपए महीना आपसे वसूल रहे हैं। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और देश को जहां गरीबों की आमदनी बढ़े और वो अपने एक जीवन स्तर को जी पाएं, 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस जैसे राजस्थान में मिल रहा है वो आपको मिले, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए में धान आपका खरीदा जा रहा है उस प्रकार से आपका हो। तो आपको जब चुनाव चिन्ह पे जाके अपना निर्णय लेना है, आंखें खोलिएगा, बुद्धि से काम लीजिएगा और किसी धार्मिक विद्वेष में कृपा करके मत फंसिएगा। जी, धार्मिक विद्वेष में मत फंसिएगा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश होती है उसकी बात आप कर रहे हैं, उस तरफ आपका इशारा है और बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और उधर दौसा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 3 दिनों तक तेलंगाना में, और तेलंगाना में राहुल गांधी के हर रूप को तेलंगाना के लोग देख रहे हैं और इसीलिए कल जो हम लोग भीड़ दिखा रहे थे लगभग वैसी ही भीड़, वैसे ही जनसमूह, जनसमर्थन कह लें तो वो राहुल गांधी के पक्ष में आज दिखाई दे रहा था। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास, और आपके पास क्या कुछ खबर है तेलंगाना को लेकर? राहुल गांधी 3 दिनों में क्या 30 सीटें बढ़ाकर आ रहे हैं अपने नाम? मेरे ख्याल से राहुल गांधी तेलंगाना ही कांग्रेस के नाम करके आ रहे हैं। वहां 30 सीटें तो होंगी ही, उसके अलावा देखिए 30 सीट होते ही, और उसके अगर 30 सीट एक इलाके की स्वीप कर रहे हैं तो बाकी का तो हाल आप देख ही रहे हैं। वहां पे जो जनता का आप ये देखेंगे कि उसमें जनता को देखिए जिस तरह से हिस्टेरिक हो रही है जनता, मतलब राहुल गांधी बोलते हैं और जिस तरीके से जनता अपने आह्लाद जिसको बोलते हैं वो देखने वाली चीज है। और ये इससे पता चलता है कि जनता अंदर से एक बदलाव की एक बहुत ज्यादा कशिश है। इस वक्त 10 साल हो गए हैं केसीआर को वहां पर, तो उसमें एक तो एंटी इनकम्बेंसी और ऊपर से वो मोदी जी का जुमला कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, तो उन सारी चीजों ने इनको दिक्कत में डाल दिया है केसीआर को। ऐसा नहीं है कि केसीआर ने वहां कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई थी, लेकिन चलाई थी। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस ने चलाई है, आपको ध्यान होगा कोई पिछले साल एक वारंगल डिक्लेरेशन हुआ था तेलंगाना का, तो उसमें जो घोषणाएं जब की गई थी, रैतु कल्याण घोषणा, रैतु माने किसानों के लिए, तो वहां पे उन्होंने 15,000 रुपए वार्षिक किसानों के लिए किया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने जोड़ी है वो ये जोड़ी है कि जो खेतिहर मजदूर है जिनके की किसानों के कल्याण के संबंधित हर एक योजनाओं में हाशिए पर रह जाते हैं, कोई भी सरकार खेतिहर मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम खेतिहर मजदूरों को भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे और उसको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा, मतलब उसका रास्ता भी उन्होंने बता दिया है। तो वो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए तेलंगाना डेफिनेटली एक सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टेट है और बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, लेकिन मेजॉरिटी जो अगेन रूरल एरिया वही किसानों का एरिया है, तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। और जहां पे जो ये हो रहा है वहां पे उन्होंने एक चीनी मिल को भी शुरुआत करने की बात की है, बंद पड़ी हुई चीनी मिल को। ये बात पिछले साल वारंगल डिक्लेरेशन में भी हुई थी। हल्दी बोर्ड को रिवाइव करने की बात थी, वो भी पिछले साल की वारंगल योजना में थी। तो जो पिछले साल की जो वारंगल डिक्लेरेशन थी वो सारी बातें उन्होंने जस के तस यहाँ पे लागू की हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, जो कि अभी सभी स्टेट्स में हो रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ राशि, कुछ उनको अलाउंस जैसी चीज, और उनके लिए सिलेंडर वाली बात है जो वो, और फ्री बस ट्रैवल जो किया गया है, वो चीज जो है वो महिलाओं को जैसे और स्टेट्स में लुभा रही है तो यहाँ क्यों नहीं लुभाएगी। आप कर्नाटक में देख लीजिए, बहुत अवेयर एजुकेशनली और अदरवाइज ऑल्सो काफी अवेयर जनता है। तो वहां की जनता को, वहां की महिलाओं ने भी इसके प्रभावित होकर वोट दिया। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में जहां जिस दिन पोलिंग हो रही थी
तो कांग्रेस के जो पोलिंग बूथ्स थे वहां पे सिलेंडर रखा हुआ था गैस का, तो उन्होंने ये डाल के रखा था कि महिलाएं वहां देख के जाएं, याद रहे उनको, ताकि कि गैस सिलेंडर की हम भुगतान कर रहे हैं। तो वो चीज डेफिनेटली आ रही है। और देखिए तेलंगाना की जनता अगेन वही जागृत जनता है, तो इसमें केवल स्थानीय की बजाय नेशनल मुद्दे भी हावी हैं। जो मोदी सरकार की साख पिछले 1.5-2 साल में तो बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरी है। उसमें अडानी का मसला ले लीजिए आप, उसमें नया ये कोल घोटाला जो हो रहा है, उसमें राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसका तो बहुत ही नेगेटिव, ऐसे हम उसको भूल जाते हैं बार बार अपने पॉलिटिकल डिस्कशन में, कि वो जो राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी और उसका जिक्र राहुल गांधी भी बार बार कर रहे हैं, तो वो भी जनता ने नेगेटिवली लिया था, उसको जनता ने अच्छा नहीं माना था कि आप इस तरीके से आनन फानन में और इस बात के ऊपर सदस्यता ले लेंगे एक नेता की, तो वो उसका भी हिसाब अब जनता यहाँ पे देगी। इसमें जो ये गरीबों के कल्याण की जो योजना, जो रूरल के ऊपर इन्होंने काफी कुछ इन्होंने एम्फेसिस दिया है और डेफिनेटली उसका इनको वो मिलेगा। मेरी एक और कहना है यहाँ पे, जैसे ये महिलाओं के और जो गरीब लोग तबके के साथ जो इनकी जो योजनाएं जो दे रही हैं, इनका जिक्र हम सभी को अपने घर के जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, अपने ड्राइवर्स होते हैं और अपने और पियंस वगैरह होते हैं, उनसे भी इन बातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि उनको पता चले। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या हम लोगों को मिलने वाला है और क्या कांग्रेस देने वाली है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी कांग्रेस को भी, अपने नेताओं को भी अपनानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज स्प्रेड हो। जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रैलीज में बोल रहे हैं, देखिए सब रैली की बात को नहीं सुनते, हमारा आप लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, लेकिन सब लोग नहीं सुनते, तो उनको हम लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो बात। तो तेलंगाना तो देखिए जो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, जैसे परवान चढ़ रहा है ये मामला, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी सीटें कांग्रेस इस बार तेलंगाना से ले जाने वाली है। जी राजीव, बिल्कुल सही कह रही हैं मीनू जी, और सबको डीबी लाइव देखना चाहिए ताकि पता चले कि कहाँ क्या चल रहा है, और जो सच्ची खबर है वो तो हम दिखाते ही पहुँचाते ही हैं। तो इसलिए आप जो कह रही हैं कि डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग जो हैं, बाकी लोग हैं, इन तक बातें कैसे पहुँचे, तो उसका एक ही ज़रिया है कि वो डीबी लाइव देखें। तो हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्ट है, आप सब जानते हैं, उसमें महाकौशल का जो पार्ट, नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र इंगले, हमारे साथी, हमारे मध्य प्रदेश के इंचार्ज, और सीधे उनके पास आना चाहता हूं। पहले स्वागत करता हूं गजेंद्र इंगले जी आपका, और आप उधर से ग्वालियर होते हुए, दतिया होते हुए महाकौशल और जबलपुर पहुंच चुके हैं। जरा मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? दिन भर आप घूम रहे हैं, कल अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहा हूं खबरें, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो हम वीडियो के जरिए पहुंचा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों तक। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ स्थिति, अब चूंकि 230 सीटों में से 229 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, मैं यहां से शुरू करना जी बिल्कुल जी मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि जैसे अभी अपन ने स्टार्ट किया कि राहुल गांधी जी ने डोसा बनाया। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज जी, मेरे को सुन पा रहे? जी जी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज डोसा बनाने की अपन जो चर्चा कर रहे हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में अभी यहाँ जहाँ भी घूमकर आया हूँ, हर जगह मैंने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो पब्लिक जहाँ मिली, जिस स्थिति में मिली, उससे हमने चर्चा करी, और चर्चा में यही निकल के आया कि अब जो जनता है, वो जनता जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का कीमा बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ऐसी स्थिति मुझे कई क्षेत्रों में दिखाई दी, चाहे आप दतिया की बात ले लें, डबरा ग्वालियर की बात ले लें। अभी मैं महाकौशल क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि जो जबलपुर पूर्व की क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ से लखन घनघोरिया जो हैं इस समय विधायक हैं कांग्रेस के, और कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी उसमें वे मंत्री भी रहे थे, तो उनका ये क्षेत्र है, और इनके क्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ। मैंने आज जबलपुर की कई सीटों पर जो है वो जनता से संवाद किया, जनता से राय शुमारी करी। मैं आपको बता दूं कि मंडला का जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भी मैंने जो है जनता से चर्चा करी। तो सब जगह से यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो बदलाव के मूड में है,
वो जो जितने भी झूठे वादे इतने समय तक किए गए हैं, उन झूठे वादों से अब तृप्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और कहीं ना कहीं वो इस समय कई बार तो ये देखने को मिल रहा है कि जनता साफ कह रही है कि अब हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ये इनके लाग लपेट की बातें बहुत हो चुकी हैं, झूठी घोषणाएं बहुत हो चुकी हैं। और कई बार तो जनता मुझे ऐसी सुनते दिखाई दी बोलते हुए कि उन्होंने साफ कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो घोषणा वीर हैं, घोषणा मंत्री हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो अभी जो मध्य प्रदेश के हालात मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादातर सीटों में बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ महाकौशल में आपको बता बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, 230 जो कुल सीटें हैं, जिसमें से अपन बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 229 तो घोषित कर ही दी हैं। मध्य प्रदेश में महाकौशल एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 38 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं। यदि हम 2018 की बात करें, हम उससे पहले 2013 को भी थोड़ा ले लेते हैं। 2013 में यहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में थी। भाजपा की 24 सीटें थी और कांग्रेस की 13 सीटें थी। 2018 के चुनाव आते आते बिल्कुल स्थिति उलट हो गई। कांग्रेस 24 सीटों पर पहुंच गई और भाजपा जो है वो 13 सीटों पर सिमट गई। और अभी जिस तरीके का माहौल पूरे महाकौशल में नजर आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर महाकौशल में कांग्रेस को और सीटों की बढ़त भी मिल सकती है। उसके पीछे मैं आपको बता दूं कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाजपा की तरफ से हम देखें तो महाकौशल हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ मध्य प्रदेश सरकार में कहीं पर बहुत बड़ी तवज्जो नहीं दी गई। जबकि दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो ये महाकौशल का क्षेत्र है, जहाँ से ही हमारे कमलनाथ आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा हिना कांवरे भी इसी क्षेत्र से है। यहाँ विवेक तन्खा जो राज्यसभा सांसद है वो भी जबलपुर के हैं। लखन घनघोरिया के क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ हूँ, वहां से उनको जो है मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा जो दूसरा एक जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी तरुण भनोत जो है वो इस समय आपको बता दूं कि जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, क्योंकि कमलनाथ के सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो इस तरीके से बहुत प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को कांग्रेस देती आई है, ये अपन देख सकते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात है, इस जबलपुर में एक सीट है जो जहां पश्चिम की अपन बात करें, तरुण भनोत के विरोध में राकेश सिंह को भाजपा ने उतारा है। राकेश सिंह जो सांसद हैं, बहुत बड़े एक उनका कद माना जाता था, लेकिन अब उनको डिमोशन कर दिया गया है, विधायक के रूप में उतार दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। यहाँ कई सारे कार्यकर्ताओं से भी यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा में अंदरूनी कलह यहाँ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रूठे हुए हैं। वो कार्यकर्ता मन बना चुके हैं कि जिस दिन वोट मांगने की बात आएगी वो अपने क्षेत्र में जो है वो वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो इन सभी चीजों की जब जनता से चर्चा करी तो ये स्थिति कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि भाजपा जो है वो मुश्किल में है और भाजपा जो है महाकौशल क्षेत्र में तो और सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जी राजीव जी। गजेंद्र इंगले जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो अभी आप कह भी रहे थे, एक सांसद महोदय इसी जबलपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। तरुण भनोत उनके सामने है। तरुण भनोत जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली दफा 2018 में तो उसमें मंत्री भी थे और जहां तक मुझे ध्यान है उनके पास वित्त मंत्रालय था। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अब राकेश जी और तरुण जी के बीच में जो मुकाबला है वो कैसा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग, जो एक नहीं बल्कि 7 सांसदों को, उसमें से 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो यहां उसके बाद और इस चूंकि उस जगह पे आप हैं जहां एक सांसद महोदय ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं लोग यहाँ के इस पूरी प्रक्रिया को, और खासकर दिल्ली से भेजे गए यानी कि उनको जो इंपोर्ट किया गया है वहां सीधे उनको पैराशूट से लाया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पैराशूट से लाया गया है वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जनता तो शायद स्वीकार नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक में उतारा गया है, मतलब सांसद जी को विधायक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये वे खुद भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी इस तरह की हताशा या उदासी नजर आती है। और जब कार्यकर्ताओं का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। और तरुण भनोत मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और बहुत बड़े अंतर से जीते थे। तो यहाँ पर तरुण भनोत एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको हराना, इवन राकेश सिंह को इसलिए उतारा गया है कि शायद राकेश सिंह के उतारने से वहां पर शायद वो जीत पाए। लेकिन जनता से मैंने जितनी भी बात की है तो जनता का ये कहना है कि शायद हो सकता है कि जीत का अंतर कम हो जाए,
जीत का अंतर कम होने की बात तो जनता कर रही है कि शायद राकेश सिंह कुछ वोट ले लें, लेकिन फिर भी जनता ये मान रही है कि तरुण भनोत का अपना एक जो है जन समर्थन है, एक जनाधार है। उस जनाधार को जो है राकेश सिंह तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तरुण भनोत जो है जनता से जुड़े रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, पूरे 5 साल जनता के कार्य किए हैं, इसलिए उनको हराना यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। और जो हम हमेशा से चर्चा करते आ रहे हैं कि क्या निपटा दिया वाली राजनीति चली आ रही है, तो ऐसा भी नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राकेश सिंह इस चुनाव में निपट जाएं। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राकेश सिंह निपट जाएं, क्योंकि तरुण भनोत पिछली दफा एक बड़ी मार्जिन से जीत के आए थे, कद्दावर नेता हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे और लंबा उनका भी इस मध्य प्रदेश में एक राजनीति में दखल है, और उनके बाद उनके बेटे। और क्या राकेश सिंह निपट रहे हैं? अगर राकेश सिंह निपट रहे हैं तो क्या और भी दूसरे कद्दावर नेता जो भेजे गए हैं पैराशूट से, लैंडिंग जो हुई है, वो भी निपट रहे हैं, जिसमें और भी कई नाम हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गजेंद्र इंगले साहब, आप जुड़ते रहिए ऐसे ही और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी, 7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, जिनमें से 2 की बातें आप सुन रहे थे। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, जरा आपसे समझूं जो बात यहां कह रहे हैं गजेंद्र इंगले, और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर, और उधर पास में ही तेलंगाना में राहुल गांधी, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दौसा में यानी राजस्थान में प्रियंका गांधी। ये जो हलचल है, पूरी तेज हलचल, और कहीं ना कहीं चारों तरफ जो हलचल है वो कांग्रेस को लेकर के ही है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, उसमें भी इस हलचल को? देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने शुरुआत तो अच्छी की है और बीजेपी इस शुरुआत में पिछड़ती हुई दिख रही है। अब उनके मिजोरम में जब राहुल गांधी मिजोरम से होकर चले आए और मिजोरम में सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के बाद, अब मिजोरम के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता हैं। अब ये मिजोरम में क्या करेंगे, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, और जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे वहाँ पे, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे, ये सवाल है जिसका इंतज़ार हम लोग करेंगे जी। और मुझे इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएं और बात रखें, मणिपुर के बारे में बात रखें, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात रखें। अब सवाल ये कि वही कि राजस्थान में दूसरी बीजेपी से अलग तरीके की खबरें आ रही हैं, अलग तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे अब जेपी नड्डा साहब फायर फाइटिंग कर रहे हैं रिबल्स को शांत करने की। तो ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से भी हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक नया क्वेश्चन पैदा कर रही है कि 50 के भी ऊपर कैंडिडेट वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि एक थोड़ा फ्रिक्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में होगा। और वो कमलनाथ और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे को, या कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, एक शाब्दिक लड़ाई तो वहाँ पे आपस में हुई है। और दूसरा तेलंगाना राजीव जी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तेलंगाना में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा राज्य के गठन को लेकर भी है कि उसमें जो परस्पर दावेदारियां हैं, और तेलंगाना में एक और ख़ास बात है कि बीजेपी वहाँ प्लेयर नहीं है। वहाँ पे लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस में है। अच्छा, बीआरएस का भी मसला ये है कि देखिए, इन्होंने तेलंगाना के लिए आंदोलन किया, राज्य बन गया, और उसका इनाम वहाँ की जनता ने इनको दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी के नाम से ही तेलंगाना हटा लिया, अब वो टीआरएस से बीआरएस हो गए। तो अब इसका जनता कैसे नाम इनका रखती है कि हटाती है, ये तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से तेलंगाना में काफ़ी हलचल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, 12 दिन वहाँ पे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है, और भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही माहौल अभी भी दिख रहा है
कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा है जिसमें कि बड़ी संख्या में किसान राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं जब जी। उनकी यात्रा रूरल बेल्ट से होकर निकलती है। और तेलंगाना के बारे में एक खास बात और भी है राजीव जी, कि जब से आंध्र प्रदेश बना 58 साल से, तो तब से अब तक कोई भी चीफ मिनिस्टर को तीसरा टर्म नहीं मिला है। केवल एनटी रामा राव है जिनको तीन बार वो मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं बने। यानी वो 84 में 2 बार बने थे और उसके बाद 94 में बने थे, जी 1.5 या 2.25 साल के लिए। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को तीसरा टर्म नहीं दिया है वहाँ की जनता ने। तो अब ये देखना है कि इस बार 3 दिसंबर को ये नया रिकॉर्ड बनता है कि पुराना रिकॉर्ड कायम रहता है। जो ये माहौल लग रहा है तो उससे तो लग रहा है कि पुराना रिकॉर्ड जो है वहाँ की जनता कायम रखेगी। तो और तीसरा एक वहाँ पे ओवैसी फैक्टर। देखिए 35 सीटें वो लड़े थे लगातार, वो 2 इलेक्शन में तेलंगाना से बना है, 2 इलेक्शन में वो 7 सीटों पे रहते हैं, वो भी हैदराबाद की। 7 से 8वीं सीट वो नहीं कर पाए। चुनाव वो बिहार में भी लड़ते हैं, चुनाव वो उत्तर प्रदेश में भी लड़ते हैं, 100 सीट पे लड़ते हैं, और कर्नाटक में भी जाके लड़ते हैं, महाराष्ट्र में भी जाके लड़ते हैं। तेलंगाना में पिछली बार वो 35 सीटों पर लड़े थे जिसमें उनको 7 सीटें मिली थी। इस बार वो 50 से भी ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये ओवैसी फैक्टर की जो हकीकत है तेलंगाना की, वो ये है कि वो म्यूनिसिपल लिमिट हैदराबाद की क्रॉस नहीं कर पाए हैं जी। और इलेक्शन वो सारे भारत में लड़ते हैं वोट हारवाने के लिए या खुद हारने के लिए। तो तेलंगाना का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे क्या नया होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वो पूरे भारत में लड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी और जो विपक्ष है उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए। और कल राहुल गांधी एक भाषण में इसका जिक्र कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी वहां बिहार का जिक्र करना भूल गए, क्योंकि सबसे पहले बिहार के जो सीमांचल एरिया है वहीं पर AIMIM ने यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने रंग दिखा दिया था कि हाँ देखो हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी कल कह रहे थे कि महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह ओवैसी साहब की पार्टी पहुंच जाती है। लेकिन यहां उनकी पार्टी को लेकर के जो आज बातें उन्होंने कही हैं, न सिर्फ उनकी पार्टी यानी कि MIM बल्कि BRS को लेकर, बीजेपी को लेकर शुरुआत में सुना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सीना फुला के आते हैं, लेकिन यहां क्या कुछ होता है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। भाइयों बहनों, आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बीजेपी और MIM का यहाँ कुछ मतलब नहीं है, दोनों को खत्म कर दिया है। पहले आपने देखा होगा बीजेपी छाती फैलाई घूमती थी यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी गैस निकाल दी उनकी। आने फोन करके कह रहे भैया हमें कांग्रेस में आने दो, हम कह रहे नहीं, मतलब उनकी गाड़ी के सारे पहिए उतर गए। अब मामला एक ही है, ये जो BRS की सरकार है इसे हटाना है, और लड़ाई कांग्रेस और इनके बीच में है, लड़ाई जोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। सुनील शुक्ला जी, ये गैस कैसे निकाल दी और कैसे ये चारों पहिए खोल लिए? ये तो पहिया खोलने की प्रक्रिया भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी। कुछ रिंच पेचकस कम बचा था, उसको लेके दोबारा पहुंच गए, जो थोड़ा बहुत बचा था सब निकाल लिया बाहर। सवाल यह है कि AIMIM के बारे में बिहार में जो जनता ने समर्थन दिया, केवल वही गलती हुई लोगों से। उसके बाद अविभाजित बिहार माने आज के झारखंड में जो पिछला उपचुनाव लड़े ओवैसी साहब डुमरी में, उनका क्या असर हुआ? 3000 वोट पाने में पूरी ताकत लग गई। इसी जनता ने ओवैसी साहब के साथ क्या बर्ताव किया, वो आप पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। इसी जनता ने ओवैसी साहब के साथ कितना अपना सौहार्द दिखाया, आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए। कर्नाटक में तो तेलुगु भाषी लोग हैं, बहुत पड़ोसी राज्य से आते हैं,
वहाँ के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो भी आप देख लीजिए। सवाल यह है कि कुछ समय तक लोगों को लगता है कि आप उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपको अपने बारे में कोई भले गलतफहमी हो जाए, जनता के मन में कोई गलतफहमी नहीं होती है। वो सबका जन्म कुंडली जानती है और खोल कर रख देती है। ओवैसी साहब के साथ यही हुआ। ओवैसी साहब भले आक्रामक रहे हों भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन हर जगह खासतौर से चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मदद करते नजर आए हैं। कई जगह उनके ऊपर आरोप लगे कि विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से संसाधन प्राप्त करके उन्होंने प्रचार अभियान चलाया। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे। कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी राजनीति हमेशा दिखाई पड़ी जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा। तेलंगाना में आज मुद्दा क्या आ गया? तेलंगाना में आप ये आज इस सभा के अलावा आप याद कीजिए जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सभा हुई थी राहुल गांधी की, और किस तरह के मुद्दे खड़े किए थे। राहुल गांधी ने उस दौरान ही कह दिया था कि देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है जी। और संसाधनों का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, किसानों की कितनी अवहेलना की जा रही है, और जिन लोगों ने बलिदान किया तेलंगाना राज्य के निर्माण में, उनके साथ सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम सामाजिक हित के कार्यक्रम केसीआर साहब ने लागू किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे उनकी निगाह नहीं गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार। आज भी वहाँ के किसान परेशान हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो उन युवाओं के सामने है जिनके सामने रोजगार का संकट है, और रोजगार के संकट के ऊपर केसीआर साहब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दो तेलुगु भाषी लोग हैं, अगर आप कर्नाटक के चुनाव के संदेश को समझने का प्रयास किया जाए तो तेलंगाना से सटे हुए जो जिले हैं तेलुगु भाषी जहाँ अधिक संख्या में है, उन सभी जिलों में कांग्रेस को व्यापक जनसमर्थन मिला था। कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम वही किया कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गई है और लोगों को आश्वासन दिया है कि हम इन मुद्दों का समाधान करेंगे। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो किसानों को राहत देने का सवाल हो, चाहे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का सवाल हो, और चाहे लोगों को बेहतर शिक्षा देने का सवाल हो। इन तमाम मुद्दों पर एक साफ साफ बात कही है, और सामाजिक हित से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों की जो घोषणा की, जो केसीआर साहब से और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और एक रिकॉर्ड ये भी भारतीय जो कांग्रेस के पक्ष में जाता है कि जो घोषणाएं कर रही है वह छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में लागू करते हुए आ रही है। वो लोगों के सामने भी बता पा रही है कि हम कर नहीं रहे हैं, हम करके आ रहे हैं। इसने तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केसीआर के खिलाफ कांग्रेस को प्रबल दावेदार बनाया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं है। पहले जो बीजेपी के बारे में कहा भी जा रहा था कि इसके लोकसभा में 4 MP जीते थे और विधानसभा में कुछ चुनाव जीत करके आ गए, और कुछ हैदराबाद नगर निगम में भी कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, तो लगने लगा था कि तेलंगाना में भी इनकी पैठ हो जाएगी। लेकिन चुनाव जो इस समय राजनीतिक माहौल वहाँ बता रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है, और सत्ता के दावेदार इस समय कांग्रेस ही दिख रही है वहाँ, और जो आक्रामकता कांग्रेस ने अपनाई है उसको प्रतिफल भी मिल रहा है। वही स्थिति मिजोरम में। मिजोरम की स्थिति है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कुल 23 उम्मीदवार मिले अभी तक। पार्टी साथ कर रही है कि हम 23 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। मिजो नेशनल फ्रंट उनके साथ क्या बर्ताव करेगा वो सबके सामने है। अगर वह केंद्र सरकार के इस निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप म्यांमार से आने वाले लोगों के बारे में उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, उनका रिकॉर्ड बनाइए, वो मान नहीं रहे, या लोग जो बाहर से आए हुए वो लोग उनको वापस कीजिए, उसमें भी राज्य सरकार तैयार नहीं है। मतलब एक ऐसी सरकार जो एनडीए में का सदस्य होने के बावजूद केंद्र के जो निर्देश हैं उन निर्देशों से अलग अपनी एक राजनीति करने की कोशिश कर रही है, और जो जनता को संदेश देने का प्रयास कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूर है। लेकिन जिस तरह का जन समर्थन राहुल गांधी ने हासिल किया है मिजोरम में, वह चौंकाने वाला है। इसलिए चौंकाने वाला है कि उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस वो ताकत से नहीं उभर पाई जिस ताकत के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों में वो जानी जाती रही है। लेकिन वह जन समर्थन दोबारा हासिल करती हुई वह मिजोरम में दिखाई पड़ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और की स्थिति सबके सामने है। यह केवल एक अभी मध्य प्रदेश में जो एक जो स्वाद खराब करने वाला एक माहौल बना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, यह नहीं होना चाहिए। केवल यह कि अगर लोगों के बीच में यह संदेश कहीं नहीं जाना चाहिए कि इंडिया दल समूह में किसी भी तरह का मतभेद है,
यह तथ्य है कि यह चुनाव विधानसभा के लिए एक गठबंधन नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से और इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से न हो, इसके लिए दोनों दलों को करना है। और कमलनाथ जी को तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि जो जिस तरह की एरोगेंसी वो दिखा रहे हैं वो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है मतों में, एक एक सीट की मान लीजिए मारामारी है और बहुत कम मतों का अंतर है। ऐसे में अगर आपकी छवि एक एरोगेंट राजनीतिक दल के रूप में बनी, अब अगर आप एक और अखिलेश ये शब्दावली ठीक नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी एक जिम्मेदार व्यक्ति। चलिए उस पर भी बात करेंगे, उस पर बात करेंगे सुनील शुक्ला जी, बिल्कुल बात करेंगे। वो मुद्दा भी आएगा, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा अभी हम जी सुनील जी बावजूद इसके मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भी मजबूत लड़ाई में है और उसकी एज है, और शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक माहौल बनाने में सफल है। जी बिल्कुल सुनील जी, आप ही कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये 2024 के लिए है, 2023 के लिए नहीं है, और ये बात खुले तौर पर हर जगह ये कह दी गई थी। ये बात चूंकि हम लोगों ने कवर किया बेंगलुरु के भी इस गठबंधन की बैठक को और मुंबई के गठबंधन की बैठक को भी, और वहां भी खुले तौर पे कहा गया था। और जब आप चुनावी मैदान में हैं और आमने सामने हैं तो आप अखिलेश भी बोलेंगे और आप कांग्रेस खराब है ये भी बोलेंगे, तभी तो आप आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। और वो चल रहा है। इसके बाद आप देखिए, कल ही बात हो रही थी कि, और मैं खुद कह रहा था कि 3 दिसंबर के बाद देखिए सबके टोन चेंज हो जाएंगे। तो अभी लड़ने दीजिए आमने सामने, और हम उन लोगों के टूल न बने, उन लोगों के जो लोग ताक में बैठे हुए हैं कि जो इंडिया की जगह पे INDIA कहते हैं, उतने ही नहीं जो I.N.D.I.A कहते हैं, तो इनके उसमें हम न जाएं, उससे बाहर। तभी तो इतने सारे लोग हम पर भरोसा करते हैं, इस कार्यक्रम को देखने आते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और मैं उस अखिलेश यादव के बयान को, चाहे यहां कमलनाथ के बयान को, कोई तवज्जो यहां नहीं देता हूं। चुनावी मैदान में हैं, अखिलेश यादव को भी अपनी सीट्स वहां पे सुरक्षित करनी है, अपने कैंडिडेट्स को उतारना है, और भाई वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमला अगर किसी पे करेंगे तो 2 ही पार्टियां सामने हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, तो उनको तो हमला करना ही होगा। और अगर अखिलेश यादव वहां जाकर कांग्रेस के वोट काटेंगे तो कमलनाथ को भी चिढ़ बढ़नी चाहिए, और बहुत जरूरी है। तो जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और 2024 में उसकी बानगी हम लोग देखेंगे। तो खैर, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आना चाहता हूं जरा संजय जी आपके पास, और संजय जी आपसे भी समझूं कि जो कुछ राजनीति में चल रहा है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो है वो 3 नहीं बल्कि 5 राज्यों में दिखाई दे रही है, और बीजेपी 3 राज्यों तक सिमट के आ गई है। तेलंगाना में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है, और न ही मिजोरम में दिखाई दे रही है। अभी बहुत शानदार एक लिस्ट के बारे में जो मिजोरम की लिस्ट आई है स्टार प्रचारकों की, उस स्टार प्रचारकों में नंबर 1 पे मोदी जी हैं, और कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी कि क्या मोदी जी मिजोरम जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है कि क्या मोदी जी मिजोरम जाएंगे। और अगर मोदी जी मिजोरम जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी मिजोरम जाएं ताकि मणिपुर की चर्चा भी हो, 60,000 कुकीज जो वहां हैं शरणार्थी, उसकी चर्चा हो, और तेलंगाना भी जाए मोदी जी। लेकिन क्या मोदी जी या उनकी पार्टी 3 राज्यों में सिमट के रह गई है, ये माना जाए? ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। चुनाव की घोषणा से पहले तो कई बार मोदी जी गए, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सवाल भी उठता है, वाजिब सवाल। जरा संजय जी। मोदी जी की पार्टी 3 राज्य में सिमट कर नहीं रह गई है, वो सिर्फ अडानी में सिमट कर रह गई है। और अडानी से निपटने के लिए महुआ मोइत्रा को जिस तरह से लपेटा या फंसाया गया है, या जो सब किया जा रहा है, उससे यही लगता है। मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से प्रचार किया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, और 14 के बाद जब वो सरकार में आए तो उन्होंने जो सब किया था, और जितनी आलोचना कांग्रेस की थी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी की,
और सिर्फ राहुल गांधी की नहीं की थी, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी की थी। वो सब के कारण बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी और वो अपेक्षाएं बुरी तरह खंडित हुई हैं। इसका असर हर आदमी पे होगा जो पॉलिटिकली एक्टिव और कॉन्शियस नहीं था। वो भी देख रहा है कि एक आदमी नहीं, एक पार्टी, एक परिवार किस हद तक झूठ बोल सकता है, किस हद तक घटिया राजनीति कर सकता है, किस हद तक अक्षम हो सकता है। जिसने दावा किया कि वंशवाद का विरोध करना चाहिए और वंशवाद का विरोध किया, उसके पास अपना क्या है? ठीक है, वंशवाद का विरोध आपने किया तो किया, लेकिन आपके पास जो है वो ज्यादातर वंशवादी हैं और जो नहीं है वो नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। तो आपके पास एमएलए का चुनाव लड़ाने के लिए जो कि कैंडिडेट नहीं है, आपको उनको लड़ाना पड़ रहा है जो सेंट्रल में मिनिस्टर। ये स्थिति आपने बनाई है, हम लोगों ने नहीं बनाई। और इसको या तो छिपा के रखा था और या आप ऐसे ही थे, झूठ बोल रहे थे। दोनों स्थिति गलत है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव तो बीजेपी थी और उसके बाद इन लोगों ने विधायक खरीद राज्यसभा की सीट देकर सरकार बनाई थी। और अगर ये जनता को बुरा लगा या जो जनता ने जनादेश दिया उसका पालन नहीं हुआ या उसकी उपेक्षा की गई, तो जनता को क्यों नहीं नाराज होना चाहिए? और जनता अगर नाराज है तो वो क्या कर सकती है? जनता अगर नाराज है तो उसके पास तो अभी ही मौका है कि वो इतना वोट दे, कांग्रेस को इतने वोट दे कि ये अब विधायक खरीदकर सरकार गिराने बदलने की सोच भी नहीं सके। और ये चूंकि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सामने है जहां विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के मामले में फैसला नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने, जोर देने, दबाव डालने के बावजूद। तो इससे लग रहा है कि बीजेपी काम कैसे कर रही है, उसकी सरकार कैसे चल रही है। तो अगर इस ढंग से सरकार चलाना है तो कांग्रेस कहां बुरी थी और कैसे बुरी थी? कांग्रेस की जितनी बुराइयां इन्होंने गिनाई थी उनमें से ज्यादातर को राहुल गांधी और कांग्रेस ने या तो दूर कर दिया या वो अब बुराई लगती ही नहीं है। उसके मुकाबले वो सारी बुराइयां बीजेपी में ज्यादा हैं, ज्यादा जोर से दिख रही हैं, ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं। रही बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले की, तो उसमें अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बन जाता है और मतलब बन तो गया ही है, उस पर जो इनकी प्रतिक्रिया हुई, उसका जो स्तर था, उससे जो घबराहट थी, वो भी दिखाई दे रहा है कि ये सत्ता में रहने के लिए, और सत्ता में रहने के लिए नहीं, ये केन प्रकारेण बने रहने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और जो कर सकते हैं उसका स्तर क्या है और उस पर वो कहां तक जा सकते हैं। तो ये सब मिला करके मुझे लगता है कि बीजेपी खुद ही बुरी तरह फंस गई है, फंसी नहीं है, बुरी तरह फंस गई है और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए अब मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बुरी थी, इमरजेंसी लगाई थी तो उसने ये किया था, वो किया था। ये नहीं कह करके कि हमने 10 साल क्या किया, हमने 10 साल तो कुछ किया ही नहीं। और ये बता करके कि कांग्रेस बुरी है या राहुल गांधी वंशवाद से आते हैं, मैं चाय बेचकर आता हूं तो मैं चाय बेचकर आता हूं, ये अच्छे हो सकते हैं, ये तो 10 साल पहले की बात थी। तो चाय बेचकर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या देंगे, ये तो देश ने देख लिया। तो अब ये कहने से कौन बेवकूफ बनने वाला है कि वंशवादी बुरा होता है और चाय बेचने वाला अच्छा होता है। दूसरी ओर राहुल गांधी आम आदमी से जिस ढंग से मिल रहे हैं उससे क्लियर है कि राहुल गांधी वंशवादी होने के बावजूद आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी के पास जा सकते हैं, मैकेनिक से लेकर के डोसा बनाने वाले तक सबके साथ जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, राहुल गांधी पैदल चलते हुए अलग अलग जगहों पे रुकते हैं, कहीं डोसा बनाते हैं, कहीं चाय पीते हैं, कहीं बच्चे को चॉकलेट खिलाते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग देख रहे हैं विजुअल्स, और ये विजुअल्स जो हैं वो तेलंगाना के हैं। लेकिन इन तेलंगाना 3 दिन रहने के बाद आज राहुल गांधी वहाँ से वापस आ रहे हैं और उससे पहले 2 दिन मिजोरम में थे। वहाँ भी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से
ललथन हावला की स्कूटर पर बैठकर राहुल गांधी जो हैं वो मिजोरम में आइजोल में घूमते हुए नजर आए। उनके घर उनकी स्कूटर पर बैठकर गए थे राहुल गांधी, तो वहाँ भी पैदल चलते हुए, वहाँ एक बच्ची मिलती है, उसके आंखों में आंसू है, वो बिल्कुल थोड़ा सा परेशान भी दिखती है, लेकिन राहुल गांधी उसके साथ सेल्फी लेते हैं। ये सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं हमारे इसी प्रोग्राम के ज़रिए। आना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि 5 राज्यों के चुनाव से मोदी जी क्यों खुद को बाहर रखे हुए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से मोदी जी जो हैं अभी तक, या मोदी जी आखिर में पहुँचने वाले हैं चौका छक्का मारने के लिए, क्या कुछ है? और ये 3 राज्यों में अब हम छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, छत्तीसगढ़ में भी जितने भी छोटे बड़े नामांकन हो रहे हैं उसमें अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ छत्तीसगढ़ के हालात हैं? क्या ये 3 राज्यों तक सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है? क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि आप जहां बैठे हुए हैं चारों तरफ सराउंडिंग में सब जगह चुनाव हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो। राजीव जी देखिए, अगर हम 5 राज्यों से शुरू करें, हर राज्य में कुछ न कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बिल्कुल बहुत ही मुखर होकर हमको दिख रहे हैं। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सबसे बड़ी बात है कि विकास के अलावा जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला मामला है वो एक बहुत बड़ा इशू है। ललथन हावला जो है वो एक वहां के प्रमुख चेहरे हैं। उसके बाद आप आ जाइए तेलंगाना में रेवंता रेड्डी हैं, और उसके बाद जो अभी जो गारंटीज की बात है। मध्य प्रदेश के अपने इश्यूज हैं, छत्तीसगढ़ के अपने हैं, और ये जो बचा हुआ राजस्थान है। और वहां पे कोई न कोई ऐसा एक चेहरा जरूर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। कांग्रेस की इसमें कांग्रेस के मुद्दे भी उभर कर आ रहे हैं और उनके चेहरे भी उभर कर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जिस राज्य में जा रहे हैं और उनको जैसा एक तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसा लोग जा रहे हैं, मतलब देखिए कि कैसी सिमिलरिटी है कि वहां प्रियंका गांधी दौसा में है और इधर राहुल गांधी दौसा बना रहे हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं कि इतनी अच्छी सिनर्जी है कि दौसा से दौसा तक आ रहे हैं। तो जब सब कुछ ठीक होता है तो सारा कुछ ग्रह नक्षत्र जो है वो एक जैसे चलने लगते हैं। लेकिन एनीवे, ये थोड़ा सा मैं लाइटर वेन में बोल रहा था, एक हंसी मजाक के मूड में बोल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अंत में केवल एक सारे इश्यूज मर्ज हो जाएंगे, और सारे इश्यूज मर्ज होके एक ही इशू रह जाएगा। वो ये रहेगा कि कौन पार्टी अपनी कही हुई बातों को जो है वो पूरा करती है। तो उसमें देखिए कांग्रेस लीड लेते नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या इधर बीआरएस कह लीजिए, इसने जो वादे किए थे, क्या वे वादे पूरे हुए? जब जनता इस बात को परखने बैठेगी तो उसको पता चलेगा कि कांग्रेस अपने वादे जहां जहां निभा रही। इसमें जैसे हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से बहुत सारे जनहित के जो मुद्दे लिए गए, उसके गारंटीज पूरी की गई। तो गारंटीज और जो जातिगत जनगणना है, ये 2 इश्यूज ही प्रमुख रह जाएंगे कुछ समय के बाद, और बाकी सारे इश्यूज जो हैं अलग अलग राज्यों के, वो सारे के सारे उसमें मर्ज हो जाएंगे। ऐसे ही सारे नेताओं के चेहरे जो हैं वो धीरे धीरे मर्ज होकर एक ही चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा, और वो रहेगा, अब लगभग हो चुका है वो, राहुल गांधी। चाहे अपने अपने राज्यों में, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे उधर कमलनाथ हो, या उधर अशोक गहलोत हो, या तेलंगाना के रेवंता रेड्डी हो, या मिजोरम के पुराने कांग्रेसी नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री ललथन हावला वगैरह जो है, लाल सावता जो है उनके वर्तमान अध्यक्ष है। ये सारे चेहरे धीरे धीरे जाके वैसे ही मर्ज हो रहे हैं जैसे आप याद कीजिए 2014 से लेके 2015 तक, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के सारे चेहरे मर्ज होकर एक में समा गए थे। वो चेहरा था मोदी का। लेकिन अब जो है वो रिवर्स हो रहा है, प्रक्रिया जो बिल्कुल ठीक उल्टी हो रही। अब जो है मोदी जो है वो एक तरह से रिसीविंग एंड में है, और जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ये प्रोसेस वही है, आज से कुछ समय पहले का है, अब रिवर्स हो रहा है। तो अंतिम जो मामला रहेगा वो राहुल गांधी जो कहेंगे, जहां चलेंगे, जहां खड़े होंगे, वहां पर इश्यूज जो है अपने आप बनने लगेंगे, इश्यूज बनने लगेंगे, और लोग उन पे वैसे ही भरोसा करने लगेंगे जैसा आज से 10 साल पहले मोदी जी जो कहते थे, लोग आंख मूंद कर कहते थे कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन 10 साल का समय ऐसा होता है कि 10 साल के बाद लोग अब इस बात की पड़ताल करने लगे हैं कि
कि भाई आप जो जो चीजें आपने कही थी उनमें से कितनी चीजें पूरी हुई। 2 करोड़ लोगों, हर साल 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का चाहे मुद्दा हो, हर व्यक्ति के छत पर, हर व्यक्ति के सिर पर छत की बात हो, वो पूरी नहीं हुई। ऐसे मतलब नाकामियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, पूरी की पूरी सूची है। तो इसको क्या अब जनता देखेगी नहीं? ये जो बहुत सारे बच्चे, युवा लोग जो राहुल गांधी के पीछे पीछे जा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें आने वाले समय में आशा की किरण जो है वो राहुल गांधी दिखने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि गारंटीज को पूरा करने का भरोसा और राहुल गांधी, यही 2 प्रमुख चीजें रह जाएंगी। दूसरी बात जो थोड़ी बहुत अभी है, हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाली जो बात है, देखिए इतना बड़ा जब गठबंधन हुआ है तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे और इसके लिए सबको तैयार रहना होगा, दोनों चीजों के लिए तैयार रहना होगा कि ऐसे इश्यूज आते रहेंगे और ऐसे इश्यूज जो है वो इसलिए एक तरह से आयरन आउट हो जाएंगे, उन इश्यूज को खत्म कर दिया जाएगा, कोई ना कोई समझौते पे लोगों को पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ इकट्ठा रहना, एक साथ इकट्ठा मोदी के खिलाफ लड़ना, इन सबका कंपल्शन है और इस समय की जरूरत है, जिसको लोगों ने समझ लिया था। तभी तो तमाम तरह के प्रयोग कर लेने के बाद, अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद कुछ समय पहले जो है इंडिया गठबंधन बना। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी, हमारे अगर में देखिए तो आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीटों पे लड़ रही है, पूरे 90 सीटों पे लड़ रही है, लेकिन कहीं पे ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आप हमारे वोट काटेंगे। हो सकता है वोट काटे भी, लेकिन इश्यूज जो है वो आते रहेंगे और इश्यूज ये अगले 2024 तक होंगे। लोगों को इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना रहेगा कि 2024 में जब इन लोग बैठेंगे सीटों के बंटवारे के लिए तो और बड़े इश्यूज आएंगे, ये इश्यूज आएंगे और सॉल्व भी होते जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम एक ही छोटी सी खबर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ से बहुत ही आश्चर्यकारी खबर है, आप तक पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची। छत्तीसगढ़ में एक राइस मिलर्स के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। अब ये पहली बार हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उसका सरनेम जो है वो मोदी है, गोपाल मोदी। अब ये आगे देखा जाएगा कि मतलब ये बहुत बड़ी घटना है कि ईडी ऐसे व्यक्ति के यहाँ छापा मार रही है कि जो एक तो भाजपा का है और वो उनका सरनेम मोदी है। अब देखते हैं ईडी उसमें कितने तथ्य लेके सामने आती है और क्या होता है, लेकिन एक खबर चौंकाने वाली है। तो लगता है कि सूरज जो है वो पश्चिम से भी उग सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। राजीव जी। नहीं दीपक जी, मौसम बदल रहा है, ये मौसम के बदलने की सूचना है और ऐसी ही सूचना आपको मध्य प्रदेश से भी मिली थी। आप याद कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी, उनके यहाँ छापे, और इधर अगर मोदी सरनेम वाले साहब के घर पे छापे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको, और उनके यहाँ ईडी का छापा, तो आप समझ सकते हैं कि मौसम बदल रहा है। बीजेपी के जितने भी वहाँ मोदी हैं, रमेश मोदी से लेके तमाम, अब मैं नाम क्या लूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से दीपक जी, वो सब बीजेपी के इनर सर्कल के लोग हैं, आउटर सर्कल नहीं, इनर सर्कल के लोग हैं छत्तीसगढ़ में। और उनमें से किसी एक के यहाँ, और राइस मिलर्स तो छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता ही है, और उस धान के कटोरे में से किसी एक धान वाले के यहाँ अगर ऐसा हो तो समझ सकते हैं कि छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। क्या मौसम बदल रहा है अमलेंदु उपाध्याय जी, जिसकी हवा उधर दौसा बनाते हुए और दौसा से गरजते हुए प्रियंका गांधी सुनाई दे रही हैं, कह रही हैं, पूछ रही हैं कि मोदी जी आप ही आके सीएम बनने वाले हैं क्या राजस्थान में? निश्चित तौर पर राजीव जी, मौसम बदल रहा है और हो सकता है कि मोदी जी जो राजस्थान में सीएम क्या कहीं के ग्राम प्रधान भी बन जाए, क्योंकि अब 2024 के बाद काम कुछ क्या होगा फिर, अब तो यही मतलब, लेकिन अब चूंकि सत्ता में रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रहना है, तो जगह तलाशी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि राजीव जी, मोदी जी बार बार गुजरात जाने लगे हैं, पहले कम जाते थे गुजरात, अब बिना चुनाव के भी गुजरात बार बार जाने लगे हैं। तो बिना चुनाव के गुजरात मोदी जी बार बार जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, बेसबब तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी लंबी सोच के चलते हैं, दूर की सोच के चलते हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं, विजन वाले व्यक्ति हैं। तो विजन जो है वो क्या है, ये विजन प्रधानमंत्री मोदी का समझा जा सकता है कि क्या है। तो प्रियंका गांधी ने अगर उनका विजन समझ लिया है कि मोदी जी का विजन क्या है, तो ये अच्छी बात है। अब जनता को भी मोदी जी का विजन समझ लेना चाहिए और मोदी जी का विजन जो है वो साकार करना चाहिए कि वो जो है गुजरात वापस जाना चाहते हैं मोदी जी। अब वो किस तरीके से जाना चाहते हैं तो जनता के हाथ में, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं, हम लोग समीक्षा कर सकते हैं। तो अब जनता को तय करना है कि मोदी जी को वो कहाँ भेजना चाहती है। कुल मिला के राजीव जी, जिस तरीके से अब राजनीति करवट ले रही है और मौसम भी बदल रहा है, तो ये निश्चित तौर पर ये संकेत देता है कि
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां जो है वो लगातार प्रतिकूल होती जा रही हैं और मौसम जैसे जैसे और बदलता जाएगा ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा प्रतिकूल होती जाएंगी। और नया वर्ष आते आते जब ये मकर संक्रांति आएगी उसके बाद तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी, भले ही वो राम मंदिर की बात करते हो या किसी भी मंदिर की बात करते हो। जिस तरीके से अमित शाह जी जाकर के राम मंदिर के उद्घाटन के लिए दिवाली मनाने की बातें कर रहे थे, तो लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि वो बढ़ती जाएंगी परेशानियां उनके लिए और ये समझना बहुत मुश्किल होगा। जो बड़ी बात है राजीव जी, मुझको लगता है कि तेलंगाना में जिस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो डटे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ एकदम से तूफान पे लाए हैं चुनाव प्रचार को कांग्रेस के, तो ये देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो आती है और किस तरीके से आज सुबह आज 4 बजे जब बुशरा जी अपना कार्यक्रम कर रही थी नज़र और नज़रिया अपने टीवी लाइव पर ही, तो जो हैदराबाद से बैठे हुए थे वरिष्ठ पत्रकार नईम साहब वो बता रहे थे कि यहाँ मतलब अभी 1 महीना पहले तक जो था वो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी, लेकिन आज कांग्रेस जो वो जबरदस्त तरीके से उसने वहाँ कम बैक किया है और ये 2-3 दिन में जो राहुल गांधी की वहाँ हुई है उसमें उसने जबरदस्त तरीके से कम बैक किया है। और ओवैसी जो है तो अब तक समझा जाता था कि उनका गढ़ है, उन्होंने कहा कि ओवैसी केवल ओल्ड हैदराबाद का गढ़ है, वो भी अब ढहने वाला है, ये उनका कहना था। फर्स्ट हैंड सूचनाएं जिस तरीके से आ रही हैं हम लोगों के पास ये काफ़ी कुछ संकेत देती है कि देश की राजनीति किस तरीके से बदल रही है और मौसम किस तरीके से बदल रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीआरएस, बीजेपी और ओवैसी इन तीनों के गठजोड़ को लेकर के जो हमला किया, ये संदेश पूरे देश के अंदर भी जो एक तरीके से जाने लगा है। और तेलंगाना मुझे लगता है कि एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ से एक राजनीति जो देश की है उसके लिए एक संदेश वहाँ से मुझे लगता है कि मिलने जा रहा है। तो ये अब देखना होगा आगे किस तरीके की चीज़ें बढ़ती है, खासतौर से अब जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यहाँ से जिस तरीके से कांग्रेस की सूचनाएं आ रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां पड़ रही हैं। और शायद अब देखिए जेपी नड्डा साहब को उतरना पड़ा वहाँ राजस्थान में जाकर के मान मनोबल करने के लिए अपने लोगों की, अब वो हुई या नहीं वो उनका एक मसला है, लेकिन सुना ही जा रहा है कि लोग सुन नहीं रहे हैं वहाँ भी। और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को ही जो है कुल मिला के नुकसान हो रहा है। और अच्छी बात जो वहाँ देखी जा रही है वो ये है कि कांग्रेस वहाँ एकजुटता के साथ जो है वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें जो सामने आई उससे लगता है कि मौसम काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री को क्या एलर्जी होती है मौसम बदलने से, अब पता नहीं कितनी होती कितनी नहीं होती, कि भारतीय जनता पार्टी की एलर्जी जो है वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में आमने सामने है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और उसके अलावा कांग्रेस बीआरएस के सामने उधर है और मिजोरम में जो परिस्थिति है वहाँ भी एक पार्टी के सामने, चाहे एमएनएस हो या सामने कांग्रेस पार्टी हो, मिजो नेशनल पार्टी जो है फ्रंट एमएनएफ, तो इसके सामने भी कांग्रेस, यानी कि 5 राज्यों में कांग्रेस आमने सामने है। मगर क्या बीजेपी 3 राज्यों तक सिमट गई है और बीजेपी का फोकस भी अब क्या सिर्फ इन 3 राज्यों में है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जब इन 3 राज्यों के लिए ही 5 में से 3 ही सवाल आप सॉल्व करके आएंगे तो 3 ही सवाल के जवाब सवाल पे जितना लिख के आएंगे उतना नंबर मिलेगा। और इससे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से बेहतर और कौन बताएगा कि 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और 3 का ही जवाब आप देंगे तो कितने नंबर आएंगे। जरा आपसे समझूं स्वामी जी कि क्या सवाल वही है कि यहाँ मोदी जी हों चाहे अमित शाह हों, मोदी जी कल चिट्ठी एक जारी किए, हो सकता है कि एक चिट्ठी आने वाले समय में हम राजस्थान के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी देखें मोदी जी की तरफ से, लेकिन क्या इतनी हिम्मत उनकी उधर और 2 अन्य राज्यों के लिए भी होगी? और क्या हम ये माने कि बीजेपी ने तेलंगाना को छोड़ दिया है? एक समर्थन जो है वो अंदर खाने में बीआरएस के लिए यहाँ बीजेपी की तरफ से है। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है यहाँ दिल्ली में और मोदी जी भी उसमें मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर फोकस राजस्थान के टिकटों पे है, उम्मीदवारों पे है। स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, आपको रिकनेक्ट होना पड़ेगा फिर से। स्वामी जी रिकनेक्ट कर लीजिए और तब तक मीनू जी आपके पास आता हूँ। मीनू जी, सवाल वही है मीनू जी
कि क्या यहाँ सिमटती हुई दिखाई दे रही है? इन 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, देश की बात करेंगे 2024 में। सिमटती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी क्या? और क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी की इस स्ट्रेटेजी को भी ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जो अभी कर रहे हैं। देखिए 30 नवंबर को चुनाव है तेलंगाना में, अभी आज शाम को लौट आएंगे राहुल गांधी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं गए राहुल गांधी तेलंगाना। आज हम कह रहे हैं कि राहुल के पक्ष में वहां माहौल बन गया है, लेकिन 1 महीने में ये माहौल बिगड़ भी तो सकता है। माहौल जो है पहले जिनके साथ था वहां भी तो जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को जरा समझाइए मुझे कि महीना भर पहले, महीना से भी ज्यादा दिन पहले जाकर, 1.5 महीना पहले जाकर के राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को फायदा है क्या? जी हाँ, ये फायदा है। मैं दोहरा दूं दोबारा से कि राहुल गांधी भट्टी पे दूध चढ़ा के आ गए हैं कढ़ने के लिए, और जब तक 30 नवंबर आएगी वो दूध की रबड़ी बनी हुई मिलेगी। देखिए, एक माहौल को तैयार करना होता है। जहां अभी बात हो रही है कि पिछले 1 महीने तक भी वहां पे कोई ऐसा साइन नजर नहीं आ रहे थे कि कांग्रेस का कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रहने वाला है। अब वहां जो राहुल गांधी ने जाके वहां पे, और प्रियंका दोनों गए हैं, और राहुल गांधी ने काफी समय लगाया, और जो पब्लिक का रेस्पॉन्स है उससे लगता है कि एज इफ पब्लिक वाज वेटिंग फॉर देम टू अराइव। मतलब पब्लिक को लग रहा था कि वो लोग आए यहाँ पे, वैक्यूम जो था उसको फिलअप करने के लिए उन्हें इंतजार था कि कांग्रेस आए तो हम उनको प्रतिसाद दें, हम अपनी बात बताएं। तो ये जो राहुल गांधी जो भट्टी पे दूध चढ़ा के आए हैं, इसकी रबड़ी जो है 30 तारीख को मिलेगी, और उसका क्या कितनी बढ़िया बनी है रबड़ी वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो ये जो 5 राज्यों के बारे में जो भी एक, देखिए जिधर भी बात हो रही है वहां से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे एक ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि पब्लिक जो है, जो राहुल गांधी का जो मॉडल है कांग्रेस को चलाने का या रिवाइव करने का, या कांग्रेस को जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो पब्लिक उससे एग्री कर रही है। शायद उनको ऐसी ही कांग्रेस चाहिए थी। आम आदमी या मीडिया कितनी भी आलोचना करे कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर दिया और वैसा क्यों कर दिया, आई थिंक सो कि पब्लिक का अप्रूवल है उस पे। और जो कांग्रेस जो कर रही है अभी, जैसे राहुल गांधी ने भी और प्रियंका ने भी राजस्थान मॉडल की वो हर जगह बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मेरे तो ये कहना है कि जैसा जो जिन 5 राज्यों में, तेलंगाना में, 5 राज्यों को भी छोड़ दीजिए, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में उनको अपने ऐड देने चाहिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो अचीवमेंट्स हैं, वो जो अखबारों में देते हैं ना, फ्रंट पेज पे एड्रेस होता है, वो जो पूरी ऐड होती है, तो उसमें वो बताएं कि भाई हम क्या कर चुके हैं हम उन राज्यों में। तो वो पब्लिक को एक मालूम पड़ेगा। हालांकि नेता कह रहे हैं अपने मुंह से, तो जो अभी जो गारंटीज की बात आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, ऑलमोस्ट एक तरह से सिमिलर है। जैसे अब छत्तीसगढ़ में है थोड़ा सा रूरल किसानों के ऊपर ज्यादा वहां फोकस है, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। इस तरह से मध्य प्रदेश में शहरी भी है और ग्रामीण भी है, उसकी भी जरूरत है। तो ये जो मिक्स एंड मैच करके जो कांग्रेस चल रही है, और जो अपने वहां गारंटीज दे रही है या वचन दे रही है जनता को, या अपने चुनावी घोषणाएं जो कर रही है, वो जनता को गले उतर रही है। और गले क्यों उतर रही है कि साथ साथ वहां पे रोल मॉडल है कि भाई देखिए, हमने हिमाचल में किया और हमने कर्नाटक में भी किया। तो मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है, और जो राहुल गांधी जिस तरीके से चला रहे हैं इस वक्त कांग्रेस को, उससे जनता की सहमति है। सहमति कितनी है, कितना % वो लोग लाइक कर रहे हैं, ये तो आपको देखिए 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि एक टेम्परेचर नापने का तरीका होता है भाई, जो माहौल क्या हो रहा है, जिसको कहते हैं ना माहौल क्या है, ग्राउंड के ऊपर माहौल क्या है। तो जनता समझ रही है चीजों को कि भाई मोदी जी का तो क्या है कि जबानी जमा खर्च ज्यादा करते हैं, जो कह रहे हैं वो करते नहीं है, और जो कहते भी हैं तो उसका उल्टा होता है। जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे दूं, चीन के जो 2020 के बाद से, कोरोना के बाद से, चीन से गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से चीनियों को किसी भी तरह का कोई वीजा भारत सरकार नहीं दे रही है। लेकिन केरला में एक पोर्ट पे, अडानी का जो पोर्ट है, उसके लिए क्रेन्स को उतारा जाना है शिप से,
तो उसके लिए चाइनीज टेक्नीशियन को वीजा दे दिया गया है। भाई जब आप किसी भी तरह का कोई वीजा दे नहीं रहे हैं और आपका चीन दुश्मन नंबर 1 है, तो आप किस तरह की वहां से चीन से क्रेन्स आयात हो रही है आपकी और टेक्नीशियन भी आ रहे हैं। तो ये चीजें जनता को जब पता चलती है तो जनता को लगता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब चीन के साथ तो आप इतने फ्रेंडली हैं और जबकि उसने आपकी जमीनें भी हथिया ली हैं। तो ये जनता इस तरह के धोखे को, इस तरह की धोखेबाजी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और अब सबको समझ में आ रहा है, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से सबको समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, सामने जो दिखा रहे हैं और जो पर्दे के पीछे हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो जनता इस फर्क का उनको सजा जरूर देगी मेरे ख्याल से। और 5 साल में एक ही बार जनता के पास मौका आता है तो जनता उस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं राजीव जी ये कह रहा था, देखिए राहुल गांधी अब एक कैटलिस्ट बन गए। जो हमेशा पॉलिटिक्स में ये कहा जाता रहा कि ये केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिकल सिचुएशन है। राहुल गांधी एक कैटलिस्ट बन गए हैं, जो मोदी जो 2013-14 में कैटलिस्ट बने थे। तो जैसे कि होता है ना कि दही का जामन जब तक ना हो जब तक दूध जमता नहीं है, राहुल गांधी जामन बन गए हैं। बिना जामन के आप दूध को जमा नहीं सकते। तो राजनीतिक स्थिति को जमाने का उत्तरदायित्व तो जिस प्रकार से राहुल गांधी, अब देखिए जैसे अभी कहा, और मेरे को देखिए बहुत सारे मैसेजेस आए जब हम लोग तेलंगाना का इवैल्यूएशन कर रहे हैं राजीव जी, आंध्र प्रदेश से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आंध्र प्रदेश वाले ये कह रहे हैं कि केवल तेलंगाना को डिस्कस मत कीजिए, आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी यही स्थिति होने वाली है, तो वहां भी लोगों को सजग हो जाना चाहिए। तेलंगाना से सटे हुए तो कर्नाटका से ये जो हवा है ये बढ़ के आई तेलंगाना में, वहां से बढ़ के आई छत्तीसगढ़ में, वहां से बढ़ के आई मध्य प्रदेश में, वहां से बढ़ के गई राजस्थान में। ये जो पूरी हवा है ये पूरे हिंदुस्तान में बदल रही है। देखिए राजीव जी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं आज के टॉपिक से, लेकिन एक चीज को नोट कीजिए, एक जो देश के अंदर एक काल्पनिक शत्रु बनाया गया है और उस काल्पनिक शत्रु पे अटैक करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। आप सारी घटनाओं का विवेचना कर लीजिए, मैं कर रहा था पिछले 10 मिनट मैंने किया। लखीमपुर खीरी में जिसने कुचला वो कौन था, जिसको कुचला गया वो कौन था? उन्नाव के अंदर जिसने दुष्कर्म किया वो कौन था और जिस पे दुष्कर्म हुआ वो कौन था? बिजनौर के अंदर जिसने दुष्कर्म किया वो कौन था और जिस पे हुआ वो कौन था? 13 महीने किसानों को जिसने परेशान किया वो कौन था और जो परेशान हुए वो कौन था? वो एक ही तरह के लोग थे। ये जो काल्पनिक शत्रु बनाया गया है और धार्मिक विद्वेष को फैलाया गया है हिंदुस्तान, मैंने आप ही के कार्यक्रम में बहुत दिनों पहले ये कहा था, अगर अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाएंगे 99% आपके धर्म के लोग निकलेंगे, 80% आपके गोत्र के निकलेंगे और 85% आपके परिवार के निकलेंगे जो बाहरी आदमी है। तो वास्तविकता में एक काल्पनिक शत्रु बनाया गया है, दिमाग में एक भय को बिठाया गया है और वो बेचारों को एक प्रकार से ऐसा दिखाया गया है कि वो तुम्हारे शत्रु हैं, उन पे हम वार करते हैं इसलिए तुम हमारे मित्र हो। वास्तविकता में 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एक परिवार हैं और हमारे अंदर अगर हमारे हित न लड़े आपस में, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। इसलिए देश को एकजुट करने की आवश्यकता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, दही का जामन बन गए हैं। और देखिए मीनू जी, मैं इसीलिए कह रहा था, बहुत दिनों से निवेदन करता था, महिला पैनलिस्ट का होना बहुत आवश्यक है। हम लोग रबड़ी खाते हैं, पता नहीं रबड़ी बनती कैसे है। आज देखिए जो रेसिपी है वो जब महिला पैनलिस्ट होती है तो पता चलता है। तो अगर आप और पैनलिस्ट बुलाएंगे हमें पता चलेगा व्यंजन कैसे तैयार होते हैं और ये रेसिपी कैसे बनती है। जी, व्यंजन कैसे तैयार होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस व्यंजन का राजनीति में क्या योगदान है वो भी समझना बहुत जरूरी है। मीनू जी कुछ बोल रही हैं। अमी जी, आप लोग सॉरी टू से बड़े कामचोर हो सब पुरुष, राहुल गांधी से सीखे। सहमत। देखिए डोसा बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, और देखिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट दे रही हूँ कि महिलाएं उन पुरुषों को बड़ा पसंद करते हैं जो रसोई का काम करते हैं। नहीं, हमें ऐसी जरूरत नहीं, हम ठीक है जैसे हैं।
लेकिन राहुल गांधी, सही कह रही हैं मीनू जी कि राहुल गांधी देखिए किचन भी संभाल रहे हैं, वो डोसा बना रहे हैं, और कुछ दिन पहले आप याद कीजिए राहुल गांधी खाना परोसते हुए भी दिखाई दिए, जब हरियाणा की महिलाएं आई थी तब भी, और उसके बाद जब आज़ादपुर मंडी से उनके यहाँ जो सब्जी वाले आए थे तब भी। तो ये और आज भी डोसा परोसते हुए राहुल गांधी न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि खिला भी रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो और भी हमने देखा जो जाकर के उन्होंने अपनी कुर्सी और टेबल बनवाए, वहां भी वो खाना परोसते हुए नजर आए राहुल गांधी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप मीनू जी के हिसाब से महिलाओं के पसंदीदा पुरुष हो सकते हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, चर्चा हम लोग बहुत कुछ बहुआयामी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ जो फोकस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों के चुनाव पे हम बात कर रहे हैं, देश की राजनीति पे बात कर रहे हैं, देश की सियासत में नया मोड़ हम लिख रहे हैं। ये नया मोड़ आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रशांत टंडन जी? देखिए, नया मोड़ में अगर मैं बात करूं सीधे सीधे कि 2024 का स्थिति क्या दिखाई देगी, तो 2024 में राजीव जी जितना विधानसभा में बीजेपी को अब तक नुकसान हो गया है, तो विधानसभा के चुनाव जो हाल फिलहाल में हुए हैं, और बीजेपी चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, या और भी जगह जो चुनाव हुए, तो 2019 से लेकर अब तक जो जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी को लगभग 80 से 85 सीटों का नुकसान तो विधानसभा की सीटों के हिसाब से हो चुका है। और इन 5 राज्यों के परिणाम आएंगे तो उसका जो एग्रीगेट निकलेगा तो वो फर्दर नीचे जाएगा। तो एक तो बीजेपी की चिंता ये है, और दूसरा कि मुद्दे उनके पास कुल मिला के हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। बेरोजगारी है, सरकारी स्कीमों को लेकर मोदी साहब बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब मैं निकलता हूँ, और कल भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में निकलूंगा, तो जब मैं गांव में जाता हूँ राजीव जी, तो मुझे सरकारी स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देता। कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के गांव में था, और अचानक मैं कुछ महिलाओं के पास वहां बैठी हुई थी, चबूतरे में चला गया। उन महिलाओं ने बताया मुझे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान आधे बने, दूसरी किस्त आई नहीं, उज्ज्वला योजना का दूसरा सिलेंडर नहीं आया, या वो ले नहीं पाई जी। तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, पहली बात। दूसरा कि बेरोजगारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ताबड़तोड़ बेरोजगारी है जी, महंगाई है, ये मुद्दे हैं। और अगर तो इलेक्शन 2-3 चीज़ों पे राजीव जी होता है। एक तो मुद्दे, जनता के बीच में मुद्दे क्या है, जनता किन मुद्दों से अपने आप को जोड़ रही है, और दूसरा कि नेताओं का प्रचार कैसे होता है जी। तो अभी राहुल गांधी की एक नई स्ट्रेटजी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आई है, कि वो कंटिन्यूअस उनका कोई ना कोई मैसेज जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे कि कभी वो रामेश्वर के साथ होते हैं, कभी बढ़ई के साथ होते हैं, कभी कुली के साथ होते हैं, कभी गीग वर्कर्स के साथ होते हैं, कभी महिलाओं के साथ होते हैं। ये चीजें जो आपको रिसेप्शन दिख रहा है तेलंगाना में राहुल गांधी का, इसमें वो तमाम लोग होंगे जो उन वीडियोस को देख चुके होंगे और उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी तब्दीली है, और इसको लेकर मतलब मैं केवल तेलंगाना के चुनाव की या मध्य प्रदेश या राजस्थान के चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मोदी साहब के सामने एक बड़ा भारी टेक्निकल सवाल खड़ा हो गया है कि इस उम्र में उनको बदलना है। देखिए, उन्होंने डिसरप्शन किया था राजनीति में कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कम बोलते थे, काम करते थे। ये आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, चाय पे चर्चा की, बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए जो होने बंद हो गए थे देश में। वो डिसरप्शन था, सोशल मीडिया किया, नया नया सोशल मीडिया था, मोदी साहब छा गए। अब उस किसी भी आइडिया की एक मियाद होती है,
वो मियाद पूरी हो चुकी है। बहुत सारी चीजें आती हैं, कई प्रोडक्ट आते हैं, चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आता है, आकर चला जाता है। तो पेजर आता है, पेजर आके चला जाता है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आती है और वो थोड़े समय रहती है, चली जाती है। तो ये जो मोदी साहब का जो डिसरप्शन था, ये जो आइडिया था, ये पुराना हो चुका है। अब वो जो नया आइडिया है, वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ियों के, बगैर कमांडो के, बगैर आम जनता के बीच में आप जाएं, डोसा बनाएं, तो और डोसा बनाने का नाटक नहीं करें, डोसा बनाएं, वास्तव में बनाएं। तो ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना टीवी चैनलों पे आकर, और कि हम चांद पे चले जाएंगे, हम सूरज पे चले जाएंगे, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। जनता कह रही कि भाई रोजगार दो हमको, शाम को हमारे पास खर्चा तो हो। 3-3 महीने मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है, वो चांद पे चले जाओगे, उससे क्या मिल रहा है उसको? तो जनता ये सवाल कर रही है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जानता हूं कि आपको खाना बनाना अच्छे से आता है प्रशांत टंडन जी, लेकिन जरा उनसे भी पूछूं, सुनील शुक्ला जी खाना बना लेते हैं? सुनील जी अगर खाना बना लेते हैं तो मीनू जी जो कह रही हैं बात, एक तो वो पक्की है, दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उन बातों को और ज़रा गहराई से आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। डोसा बनाना हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी के पास भी गए थे और वहाँ भी उन्होंने नॉनवेज बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ भी उन्होंने बनाना सीखा था, आप याद कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारी, और खाना परोसना, देखिए खाना बनाना और खाना खिलाना, इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि खिलाना भी एक कला है। तो सुनील जी इस कला में आप कितने पारंगत हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, और उसके ज़रिए उस राजनीति को समझना चाहता हूं, जो राजनीति जिसके बारे में यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, क्योंकि प्रशांत जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं 4 महीने की पढ़ाई करने इंग्लैंड गया था जी, एक दिन भी होटल में नहीं खाया हूँ, कोई बुला के वहाँ खिलाता नहीं था। तो ये प्रमाण है मेरे पास कि मैं खाना बना लेता हूँ, अपना हाथ का बनाया खाना खाया हूँ। मैं पारंगत नहीं हूँ, दावा तो नहीं करता, लेकिन यह है कि काम मेरा चल गया। तो यह बात सही है, मीनू जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो खाना बनाना जानता है वो उसकी कद्र है। और मैं भी जानता हूँ कि अगर खाना बनाना आपको नहीं आता है तो कम से कम देश में तो काम चल जाएगा, विदेश में आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। राहुल गांधी ने जो तमाम तरीके अपनाए और इस माध्यम से इन तरीकों से लोगों से जुड़ने की कोशिश की, यह देश की रियासत बदलने का तरीका है। राहुल गांधी ने देश के सामने मौजूद मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गए, यह और आर्टिफिशियल नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं की। यह बदलती हुई राजनीति है। सत्तारूढ़ दल को उन मुद्दों पे खड़ा करना और उसको अकाउंटेबल बनाना, इस तरह की जो उन्होंने राजनीति अपनाई, यह देश की बदलती हुई राजनीति है। उन मुद्दों के साथ जो जनता के द्वारा खड़े किए गए हैं, जनता के साथ खड़े होकर के और सरकार से सवाल पूछना, यह बदलती हुई राजनीति है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। 2014 से सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने अन्य कामों के अलावा सबसे पहला काम इसने ये किया कि विपक्षी दलों को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की। विपक्षी दलों में तोड़-फोड़ मचाई, उनको सांगठनिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि एक अपराजेय भारतीय जनता पार्टी है और उसके सामने किसी की कोई राजनीतिक ताकत नहीं। राहुल गांधी ने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाकर के इस पूरे के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया और लोगों ने भी उसी तरह से इनको समर्थन दिया जिस समर्थन की अपेक्षा कोई विपक्षी दल कर सकता है। जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी अवसर हम लोगों ने देखे हैं, वह मात्र घटनाएं नहीं है। मेरा यह मानना है कि लोगों के बीच में पनप रहा एक राजनीतिक संदेश है। अगर कोई मणिपुर की महिलाएं राहुल गांधी से उम्मीद करती हैं कि यहाँ का तनाव खत्म होगा, यहाँ के झगड़े मिटेंगे और लोगों में जो आपसी दूरियां बढ़ गई हैं, उसमें इस विपक्ष के इस नेता की भूमिका हो सकती है, तो यह बताता है कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं की या विपक्षी दलों की विश्वसनीयता किस तरह कदर बनाई है और जिस तरीके से विपक्षी दलों की विश्वसनीयता को और उसके संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, उसको किस तरह से रिवाइव कर लिया। सरकार से लड़ना आसान काम नहीं होता
और आप इंडिविजुअल भले लड़ लें, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई बिना जन समर्थन के आप नहीं लड़ सकते। और जन समर्थन आपको तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक लोगों को यह विश्वास न हो कि वाकई आप उनके साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसकी बदलती हुई सियासत का, देश की बदलती हुई सियासत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज इस सरकार से अगर कोई नेता, व्यक्तिगत अकेला कोई नेता लड़ता हुआ दिख रहा है तो वो केवल राहुल गांधी है। और यह लड़ाई लगातार 2014 से चल रही है। उन्होंने अपनी इस लड़ाई को, अपने मुद्दों को न तो संशोधित किया, न शिथिल किया, न अपने हमलों को हल्का बनाया। और यही एक वजह रही है कि राहुल गांधी ने विश्वसनीयता को दोबारा हासिल की। और आज जिन जगहों पे आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सिमट कर रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति कि अगर आप, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो दावा करती है, वो ये कहती है कि उसके पास सबसे बड़ा संख्या बल है सदस्यों का, और उस पार्टी के सामने अगर इसी देश के एक राज्य में, मिजोरम में, उम्मीदवार न मिल रहे हों तो आपका दावा कितना खोखला है। और ये केवल मिजोरम में नहीं हो रहा। अभी जो करगिल और लेह में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी 8 क्षेत्रों में इनको उम्मीदवार नहीं मिले थे। आप इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी सर्वाधिक पॉपुलर नेता, अपराजेय भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद स्थिति यह है कि एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल में आप उम्मीदवार नहीं लड़ा पाते, और एक राज्य में आप चुनाव लड़ने के लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं है। और उसी लेह करगिल में न 8 में उम्मीदवार नहीं मिले और 9 में आपकी जमानत जब्त हो गई। और वहां आप तब गए थे कि धारा 370 खत्म करने के लिए इसलिए हम आए हुए हैं कि लोगों की मांग है। लोगों की मांग पर एक राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया भारत के नक्शे से आप। और वहां की जनता आपके साथ किस कदर आपके समर्थन में खड़ी है कि न तो आप कोई काउंसिल का चुनाव करा रहे हैं, न विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं, और जितने भी पैरामीटर हो सकते हैं चुनाव के, डिलिमिटेशन, अपडेट होना वोटर्स लिस्ट का, और तमाम जितने तरह के तामझाम हैं, सब पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप कहीं चुनाव कराने की स्थिति में नहीं। राहुल गांधी ने यह माहौल बनाया है। अगर आप महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, विभिन्न राज्यों में पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी राजनीतिक ताकत कहाँ है? और यह जो राजनीतिक सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने, यह सबसे बड़ा, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी था। ये तमाम हमारे जैसे नागरिक इस देश के लोग हैं जो सोचते थे कि आखिर सरकार को चुनौती कैसे दी जा सकती, इस सरकार के खिलाफ कौन लोग खड़े होंगे। क्यों कि किसी भी राज्य में वह आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ रही थी जिस आक्रामकता की अपेक्षा हम विपक्ष से करते हैं। लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दों के साथ विपक्ष को खड़ा हुआ पाते हैं, खड़ा होने की उम्मीद करते हैं। किसी का घर गिरा दिया जाए, किसी को कोई पकड़ के लेके चला जाए, कोई किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दाखिल हो जाए और कोई प्रतिकार नहीं। उसके साथ, उस मुद्दे पर अब अल्पसंख्यकों के साथ बोलना गोया कि लग रहा था कि बहुसंख्यकों के साथ की नाराजगी मोल लेना। यह सामान्य बात नहीं थी कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ हो कि अगर आप अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलेंगे तो बहुसंख्यक आपसे नाराज हो जाएगा। और इस नाराजगी को मोल लेने के लिए अगर कोई नेता तैयार हो तो यह सामान्य बात नहीं होती। राहुल गांधी ने इस कदर इस देश की सियासत को बदला है और एक नए मोड़ पर ले जाके खड़ा कर लिया। और ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां सत्तारूढ़ दल के सामने कोई इसका जवाब नहीं है। क्यों कि सत्तारूढ़ दल गवर्नेंस के नाम पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास एक बहुत ही सेट फार्मूला था कि हम एक ध्रुवीकरण करेंगे, लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे और हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। 2 चुनावों में ये दिखाई ही पड़ा। लेकिन जब से इस कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने राजनीति बदलनी शुरू की, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा गया। कोई आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर नहीं खड़ा कर पाया, कोई नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाया। परिणाम क्या हुआ कि सत्तारूढ़ दल के पास कोई जवाब नहीं था। हिमाचल का चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया। वहाँ के लोग ओपीएस मांग रहे थे, वहाँ के किसान अपनी सुविधाएं मांग रहे थे, वहाँ के लोग जो किसानों को बेरोजगारी का सवाल था उस सवाल पे लोग खड़े थे। इन मुद्दों का जवाब उस सत्तारूढ़ दल के पास नहीं था। और जब कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दों की राजनीति की, सत्तारूढ़ दल बैकफुट पे चला गया। और यही कारण है कि आज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों बड़े राज्यों में बीजेपी के सामने कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, चाहे राजस्थान में, ये कोई नैरेटिव पे भारतीय कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वो अपने नीतियों पर लड़ रही है। भूपेश बघेल बता रहे हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया,
हमने गांव के लोगों के लिए क्या किया, हमने लोगों को, आदिवासियों को एक बेहतर जिंदगी मिल सके उसके लिए हमने क्या किया, और किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम लागू करके हमने लोगों को राहत पहुंचाई। तो जब आप मुद्दों पर राजनीति करना शुरू कर दें, यह बदलती हुई सियासत है। और इस बदली हुई सियासत के लिए इस देश में जो भूमिका अदा की है राहुल गांधी ने, यह बहुत बड़ी भूमिका है। और उसी भूमिका के कारण आज उनके साथ लोग खड़े हुए हैं और ये जनसमूह, जनसैलाब उनके पीछे दिखाई पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई काट नहीं दिख रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है कि एक जनसमूह, एक जनसैलाब राहुल गांधी के पीछे दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या करे इसके आगे और कैसे इस चुनाव में लीड ले, ये एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जो भाजपा के लिए, और बहुत परेशान कर रहा होगा ये सवाल भाजपा के तमाम नेताओं के लिए भी, आगे पीछे जैसे भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास समझूं आपसे भी कि यहाँ से देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए, और 5 राज्यों के चुनाव तो लगभग अब सामने हैं, और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, कमो बेश वो रिजल्ट भी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से आगे क्या कुछ आप देख रहे हैं? जैसा मैंने कहा था कि कांग्रेस जो है मैराथन दौड़ने वाली पार्टी है, तो अब उसका समय आ रहा है, और काफी समय से, मतलब अगर मान लिया जाए कि 10 साल से वो दौड़ रही है, तो उसको उसका फायदा मिलने वाला है, मिलने जा रहा है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब पिछले चुनाव के समय जब माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस बीजेपी में चले गए, तभी पायलट भी जाने वाले थे, लग रहा था कि वो भी चले जाएंगे, और वो सब जो स्थितियां थी उसमें राहुल गांधी के रोल की बड़ी निंदा हुई, और कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी ने बिल्कुल छोड़ दिया था, और तब भी मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के हाथ जोड़ करके उनको अपने साथ नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो उसको छोड़ ही दिया जाना चाहिए, तो मेरी वो राय थी। खैर, लेकिन अब जब 5 साल के बाद देख रहा हूं, तो मैं समझता हूं, और लगता है कि मैं ही सही हूं, कि राहुल गांधी उस समय सही थे, कि माधवराव हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस स्थिति में है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से बीजेपी की जो स्थिति है, और पायलट के नहीं जाने, और राजस्थान में बीजेपी की स्थिति वसुंधरा राजे के कारण, ये सब मिलाकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत ही मैच्योर और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो रिजल्ट भी दे रही है, भले टाइम लगा हो या हम लोगों को देर से समझ में आया हो। तो इस लिहाज से कांग्रेस बहुत मैच्योरली चल रही है, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स अभी तक जो रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट की रही है। बीजेपी की सरकार ने तमाम कांग्रेस के स्कीम्स को खत्म कर दिया, माने उसमें आप वरिष्ठ जनों के लिए रेलवे में कंसेशन की बात करें, या सस्ती ट्रेन की बात करें, या तमाम ऐसे उदाहरण है जो बीजेपी ने जनहित वाले या आम जन की जो सुविधा की चीजें थी उनको खत्म कर दिया, और कांग्रेस ने शुरू किया था। तो अब अगर नरेंद्र मोदी कांग्रेस की शिकायत करते हैं या डराते हैं, तो वो इसलिए डराते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, तो मोदी जी ने अभी हाल में कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। और जिस ढंग से छापे पड़ रहे हैं उससे वो यही छवि बनानी चाहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो पिछले चुनाव में झारखंड के ही बागी उम्मीदवार से हार गए, उनको गवर्नर बना दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, और इतने आरोप थे कि भाजपा का ही एक नेता उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, और वो 15,000 वोट से हारे। 5 बार के विधायक थे, जमशेदपुर ईस्ट थे, वो 5 बार के विधायक थे, और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण भाजपा के ही एक बागी ने उनको हराया, और वो जब हार गए तो अब उनको गवर्नर बना दिया गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का और या गारंटी देने का कि भ्रष्टाचारियों को ठीक करेंगे का सच यहाँ दिखाई देता है, जिसके बारे में मीडिया में चर्चा ही नहीं है। अगर ये चर्चा होती तो लोग जानते कि मोदी जी कहते क्या है और करते क्या है। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से काम कर रही है और बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है उसमें कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है, और पब्लिक इंटरेस्ट तो उसमें बीजेपी में कहीं है ही नहीं। तो जो कांग्रेस जो पब्लिक इंटरेस्ट रही है और उस पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी
बीजेपी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इतिहास होगा किसी ऐसे भ्रष्टाचारी को जिसको किसी बागी ने हराया और उसको गवर्नर बना दिया गया हो। कांग्रेस ने मुझे 50 साल में ऐसे किसी व्यक्ति को या इतने स्पष्ट रूप से किसी भ्रष्टाचारी को बनाया हो। और ये दावा करने के बाद कांग्रेस तो ये दावा भी नहीं करती कि हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से दोनों पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है और बीजेपी के 10 साल के शासन में यह स्पष्ट हो गया है कि वो असल में क्या है। तो इसलिए इसका फायदा कांग्रेस को और उस तरह से देश को मिलेगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस ठीक से काम कर पाएगी और जनहित के कुछ काम हो पाएंगे जिसका फायदा देश को होगा। राजीव जी बिल्कुल, जनहित के काम होना चाहिए और जन मुद्दों को आधार बनाकर पार्टियों को चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो जिन मुद्दों पे आप जीत के आए हैं उन मुद्दों को आगे बढ़ा के उस पर आप अपनी पार्टी को या अपनी सरकार को आगे लेके जाते हैं तो 5 साल के बाद कम से कम ये तो कह पाएंगे कि देखो हमने ये वादा किया था, ये पूरा किया। छत्तीसगढ़ में वो दिखाई देता है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ये बात दिखाई देती है? आज क्या कारण है कि शिवराज सिंह सरकार जो है वो क्या कुछ कर ली या क्या कुछ उसने कर दिया, इस बारे में बात नहीं होती है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी जी जब भी जाते हैं तो कांग्रेस को कोसने की कोशिश करते हैं। अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि देखो हमने क्या क्या काम कर दिए, हम इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिए, हमारी सरकार ने क्या कुछ किया, ये नहीं कहते। ये एक बड़ा सवाल है और चुनाव में जनता ये चाहती है, पूछना जानती है और चाहती भी है जब वोट देने जाएगी तो इन बातों का इल्म रखेगी। और सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक के चुनाव में जो कुछ वादे किए गए थे उन वादों को गारंटियां वो पूरी हो रही हैं और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ, वैसे ही राजस्थान में। इसका असर और इसका फ़ायदा कितना होता है कांग्रेस को तो चुनाव के रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, लेकिन होना चाहिए यही जो बात यहाँ संजय कुमार सिंह साहब कह रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका, दीपक जी आपका, अमलिंदु जी आपका, और साथ में देखिए 3 साथी जुड़े हुए थे, सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और मीनू जैन जी, सबका आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और